नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट थ्योरी कर रहे थे केवीएस की, और इस कंप्लीट थ्योरी वाले सेशन में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो आई होप कि आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की होगी। कोल्ब, जो कि आप लोग जानते हैं कि एक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सिलेबस में आपके मेंशन्ड है, और बहुत ही आसान तरीके से इसको आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। कोई पहली बात कि कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझना है। और आपको अगर नोट्स बनाने का इतना शौक है तो इसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। पर प्लीज अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, कोल्ब की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि कोल्ब के सिद्धांत का क्या नाम था। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है ना, कॉल्ब्स थ्योरी। सिद्धांत का नाम क्या है बताओ भाई। अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था इन्होंने कि बच्चा अनुभव करके सीखता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। अब बेटा अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, तो इसका हिंदी नाम, हिंदी वाले भी जान लो भाई, इसको बोलते हैं अनुभवात्मक अनुभवात्मक अधिगम का अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इसमें ज्यादातर जो दिक्कत कब दिया था, पहली बात कब दिया था इन्होंने इस वाले सिद्धांत को, तो 1984 में इन्होंने इस वाले सिद्धांत को दिया। 1984 में दिया था कोल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। और जो खास बात है, ज्यादातर लोग यहां पे आके कंफ्यूज होते हैं किसके साथ, पियाजे का नाम सुना होगा। पियाजे का जो सिद्धांत था जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके का आपका कोल्ब साहब का सिद्धांत है। बच्चे ज्यादातर आके यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोल्ब और पियाजे में वो कंपैरिजन करते हैं। तो पहली चीज तो बेटा, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, इनका अनुभव के आधार पर अधिगम का सिद्धांत है। तो दोनों सिद्धांत को कभी आपस में कंपेयर नहीं करना है। अगर आपस में पियाजे और कोल्ब को कंपेयर करोगे तो चीजों में हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। तो दोनों सिद्धांतों को कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है। इन्होंने भी पियाजे ने भी 4 स्टेजेस दी थी, और इन्होंने भी 4 स्टेजेस दी। अगर आप उन चारों स्टेजेस में कंपैरिजन करने पे आए तो आपको होगी दिक्कत, लेकिन अगर आपने नहीं किया है कोई भी कंपैरिजन तो यह सिद्धांत आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कौन कौन सी 4 स्टेजेस दिया था इन्होंने, कोल्ब ने कौन कौन से 4 स्टेजेस दिया। तो पहली स्टेज थी इनकी कंक्रीट, दूसरी स्टेज है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, तीसरी है एब्स्ट्रैक्ट, और चौथी है एक्टिव। हिंदी वाले भाई देख लो, कंक्रीट को आप लोग बोलते थे मूर्त, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि जो दिखे। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है जो दिखता है। दिखने का मतलब हुआ प्रदर्शित। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ अमूर्त, और एक्टिव मींस सक्रिय रहना। तो 4 स्टेजेस जो है यहां पे। अब आप कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी वर्ड्स आपको कहां मिलते हैं, ये सभी वर्ड्स आपको मिले उन पियाजे साहब की थ्योरी में। तो बच्चे इसी वजह से, चूंकि 4 स्टेजेस हैं और वर्ड्स मिलते जुलते हैं, तो बच्चा इसीलिए आकर के यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। देखिए सिंपल सा कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले आप कंक्रीट चीज को यानी कि मूर्त चीज को देखते हो, देख करके उसको प्रदर्शित करते हो, प्रदर्शित करने के बाद अमूर्त रूप से सोचते हैं, अमूर्त रूप से सोचने के बाद उसको अपने व्यवहार में, प्रयोग में लाते हैं, एक्टिवनेस में लाते हैं, उसको सक्रिय बनाते हैं उस ज्ञान को। इसीलिए आपका जो चौथा स्टेज है वो है एक्टिव स्टेज। तो बच्चा सबसे पहले किसी मूर्त वस्तु को देखता है, देखने के बाद प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने के बाद अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से चिंतन जब उसके अंदर आ जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है, और उस ज्ञान को अपने डेली के लाइफ में उसको यूज करना शुरू कर देता है।
खास बात क्या है, जब आपने पियाजे पढ़ा था तो आपको एक चीज पता था कि जो पियाजे की स्टेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में है। बच्चा कभी भी एक स्टेज को छोड़ के दूसरे स्टेज में नहीं आ सकता, यानी कि स्टेजेस को स्किप नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे ये जरूरी नहीं है कि बच्चा कंक्रीट में है तो कंक्रीट के बाद उसको अंदर रिफ्लेक्टिव आएगा ही आएगा। हो सकता है उसका अधिगम थोड़ा तेज हो और वो कंक्रीट से डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे आए या फिर एब्स्ट्रैक्ट से डायरेक्ट एक्टिव पे आए। हाँ, कभी इसका उल्टा नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चा कंक्रीट से रिफ्लेक्टिव आना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे आ सकता है, यानी कि एक स्टेज को बच्चा छोड़ सकता है, जबकि ये पियाजे के सिद्धांत में पॉसिबल नहीं था। तो यहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्टेजेस जो है इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड। इस बात को याद रखना कि यहां पे ये जरूरी नहीं होता है कि आपको एक स्टेज पार करने के बाद ही दूसरे में आप आते हो, लेकिन यहां पे आप स्टेजेस को स्किप कर सकते हो इन केस बच्चा करता है। ठीक है, तो कोल्ब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोल्ब ने दिया था अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोल्ब ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था 1984 में दिया था। टोटल 4 स्टेजेस हैं इनके अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत की, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और फिर एक्टिव। ये 4 स्टेजेस हैं। बच्चा सबसे पहले मूर्त रूप में चीजों को देखता है, फिर उनको अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है, फिर अमूर्त रूप से सोचता है और फिर उनको अपना उसका प्रयोग जो भी वो सीखता है अनुभव के जरिए उसको अपने व्यवहार में उतार लेता है और आपके सामने वैसा ही रोल प्ले करता है। इसी को बोलते हैं अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। अब आप खुद देखो कि बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है। बच्चा सीखता है मूर्त चीजों से, फिर बच्चा देखता है देख के, फिर अमूर्त चिंतन के जरिए, और लास्ट में बच्चा कैसे सीख रहा है, एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के। यानी कि ये अगर कोई पूछता है कि यह क्या क्या यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, बिल्कुल भाई, बच्चा क्या है, बच्चा सक्रिय है, यानी कि बच्चा स्वयं से चीजों को लर्निंग बाय डूइंग को अपनाएगा और चीजों को करके सीखेगा। तो एक बात यहां से आपको और क्लियर हो गई। अब इनके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, वो लिख लीजिएगा। हेडिंग बनाना बेटा, विशेषताएं। पहली बात जो हमको लिखनी है वो यह है कि यह एक संलग्न प्रक्रिया है, यानी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। यह एक संलग्न प्रक्रिया है, जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यह एक संलग्न प्रक्रिया है। यह एक संलग्न प्रक्रिया है जिसे हम करके सीखने, इसे करके सीखने के नाम से भी जाना जाता है। इसे करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा सक्रिय होता है। इसमें बच्चा सक्रिय होता है, यानी कि जब बच्चा सक्रिय होगा तो वो चीजों को स्वयं से करेगा, स्वयं से करके फिर वो जब सीखेगा, तो इसीलिए इसको लर्निंग बाय डूइंग की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें शिक्षार्थी सक्रिय होता है। इस सिद्धांत का समर्थन जॉन डेवी, कर्ट लेविन और जीन पियाजे ने किया है। इस सिद्धांत का समर्थन जॉन डेवी,
कर्ट लेविन, क्योंकि कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें भी बच्चा एक्टिव होता है, अपने जो इसका एक सीखने का क्षेत्र होता है उसमें वो एक्टिव होकर के सीखता है, तो इसलिए आप कर्ट लेविन ने भी इसका समर्थन किया कि बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। जीन पियाजे साहब जो है उन्होंने भी कहा कि बच्चा सक्रिय अन्वेषक होता है, बच्चा सक्रिय रह के सीखता है, तो इसलिए उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो इस सिद्धांत का समर्थन जॉन डेवी, कर्ट लेविन और जीन पियाजे ने किया है। और जीन पियाजे ने किया है यह रचनात्मकता को यानी कि क्रिएटिविटी को, भाई बच्चा एक्टिव है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा तो यानी कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, वो रचनात्मकता, सृजनात्मकता को या रचनात्मकता को शामिल करती है, रचनात्मकता सृजनात्मकता को शामिल करती है। यह कठिन या अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाती है। यह कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को या कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाती है। या कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी बेटा, जिसको एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत बढ़िया से दिख रहा समझाई दे रहा हूं। या एक संलग्न प्रक्रिया, संलग्न का मतलब होता है जो प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को शामिल करती हो। तो आप इसमें बच्चा एक्टिव होता है, जब बच्चा एक्टिव होता है तो यानी कि बच्चा जो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग चल रही है उसमें बच्चा शामिल होता है। तो क्या है ये एक संलग्न प्रक्रिया है। इसमें करके सीखने, इसे करके सीखने के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बच्चा यहां पर स्वयं से चीजों को करता है, कर करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसमें बच्चा सक्रिय होता है, तो बच्चा एक्टिव होता है। आपने फोर्थ स्टेज भी इसकी देखी जिसको आपने एक्टिव स्टेज या सक्रिय स्टेज बोला है, यानी कि बच्चा यहां पे स्वयं से चीजों को करेगा तो बच्चा एक्टिव हो गया। इस सिद्धांत का समर्थन जॉन डेवी, कर्ट लेविन, जीन पियाजे ने किया। यह रचनात्मकता को शामिल करती है, जब आपको अपने ज्ञान का निर्माण ही स्वयं करना है, आपको स्वयं सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करना है, तो यानी कि यह रचनात्मकता को भी शामिल करेगी। यह कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाती है। तो यहां से देख लो बेटा, सबसे ये क्या है आपका अमूर्त स्टेज है, यानी कि बच्चे के अंदर अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर होती है। और अमूर्त जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर होती है तो बच्चा चिंतन कर लेगा, जब बच्चा चिंतन कर लेगा तो यानी कि आप कठिन से कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को भी आसानी से सीख पाओगे। यहां पे एक चीज और आप लिख सकते हो कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, यानी बच्चा स्वयं से अपनी समस्याओं का समाधान करना भी सीख जाता है। इसके बाद आती है बेटा आपकी कोल्ब की एक लर्निंग साइकिल जो उन्होंने बताया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में भी उन्होंने 4 स्टेप्स बताए कि बच्चे कैसे अनुभव कैसे करता है। सबसे पहले बच्चा किसी चीज का एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है बच्चा? सबसे पहले किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करने के बाद पब्लिश करता है अपनी जानकारी को। भाई आपने कुछ देखा, देखने के बाद आप उसको अपने ज्ञान में शामिल किया, आपने शामिल करने के बाद उसको आपने दूसरों के साथ शेयर किया, प्रोसेस किया उस जानकारी को कि हाँ देखते हैं कि जो मैंने सीखा वो सही सीखा था कि नहीं, तो उसको आपने दूसरों के साथ ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अगर आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिला कि हाँ जो सीखा वो बढ़िया सीखा है, इससे मेरी तारीफ हो रही है, तो आप क्या करोगे? उसको आप जनरलाइज कर लोगे कि जहां भी जरूरत पड़ेगी आप उसको यूज करोगे। लेकिन अगर रिजल्ट निगेटिव मिलता है तो आप उसको वहीं पर छोड़ दोगे। तो लास्ट में क्या आएगा आपका? जर्नलाइज, यानी कि सामान्यीकरण करोगे आप।
हिंदी वालों भाई देख लो, सबसे पहले आप किसी चीज का एक्सपीरियंस करोगे, यानी कि प्रथम चरण हो जाएगा। एक्सपीरियंस का मतलब होता है सीखना। आपने सीखा, सीखने के बाद आपने जो भी सीखा है उसको शामिल किया, फिर आपने उसको शेयर किया, दूसरों के ऊपर उसका प्रयोग किया, और लास्ट में आपने उसका जनरलाइज किया, यानी कि उसका सामान्यीकरण कर लिया कि हां ये चीज ठीक है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। भाई किसका आप सामान्यीकरण करते हो? किसी नियम का ही तो आप सामान्यीकरण करते हो कि हां ये चीज सही है, इसको हम जब चाहे तब प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चे ने पहले सीखा, सीखने के बाद कोई चीज देखा, देख करके सीखा, सीख करके उसको अपने ज्ञान में शामिल किया, शामिल करने के बाद उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब हुआ बेटा, इसको आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो शेयर करना। शेयर करने का मतलब हुआ कि आपने उसको दूसरों के ऊपर अप्लाई किया, दूसरों को दिया अपनी जानकारी को। जैसे कि मैंने कोल्ब की थ्योरी को पढ़ा, मैंने कोल्ब की थ्योरी को पढ़ा, सीखा, मैंने सीखने के बाद मैंने उसको अपने ज्ञान में शामिल किया। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गया, ये कोल्ब वाली वीडियो चल रही थी, मैंने देखा, तो देखने को हम बोलेंगे एक्सपीरियंस। उसको अपने दिमाग में बैठाया, यानी कि उसको अपने ज्ञान में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद आज मैं इसको आपको दे रहा हूं, इसको प्रोसेस कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपको मैंने शेयर किया, आप जाके किसी और को आगे शेयर करोगे, यानी कि आप इसका जनरलाइज करोगे। जनरलाइज करने के बाद आप फिर उसका सामान्यीकरण कर देते हो। तो यानी कि ये 4 स्टेज हैं। सबसे पहले कोल्ब की थ्योरी को देखा, उसको अपने ज्ञान में शामिल किया, उसको मैंने आपके ऊपर प्रयोग किया, और जब सब कुछ सही रहा तो मैंने उसका सामान्यीकरण कर लिया। तो ये था आपका अनुभवात्मक अधिगम जो होता है आपका, ये टोटल 4 चरणों में चलता है, एक साइकिल की तरह चलता है। तो यही है आपका कोल्ब की लर्निंग साइकिल। अब इसके बाद देखते हैं बेटा कोल्ब के लर्निंग स्टाइल। कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल। अब कोल्ब के लर्निंग की स्टाइल की बात करते हैं तो देखो भाई, टोटल कितने स्टेजेस हैं? टोटल आपके पास है 4 स्टेज। पहला स्टेज क्या है, जल्दी से बताओ। पहला स्टेज याद है? कंक्रीट। पहला आया आपके पास कंक्रीट। कंक्रीट के बाद आप आते हो रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के बाद अमूर्त, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट स्टेज के बाद लास्ट स्टेज क्या थी? एक्टिव। अब सबसे पहले जब बच्चा किसी मूर्त अवधारणा को देखता है तो उसके अंदर, और इसके बीच में जब वो जाता है तो उसके अंदर आती है क्या? उसके अंदर आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पे वो चीजों को फील करता है और वॉच करता है। फील एंड वॉच, यानी कि बच्चा चीजों को फील करेगा, महसूस करेगा और देखेगा। फील एंड वॉच। बच्चा यहां पे क्या करेगा? चीजों को अनुभव करेगा, फील करेगा, महसूस करेगा और देखेगा। देखने के बाद उसको आत्मसात करेगा अपने अंदर, रिफ्लेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट के बीच में। जब बच्चा रिफ्लेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट के बीच में होगा तो वो आत्मसात करेगा, किसी चीज को एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट करेगा तो यहां पे उसने फील देखा, महसूस किया। अब उसने क्या किया? जब उसको आत्मसात करना है तो थिंक एंड वॉच, यानी कि देखेगा और सोचेगा। थिंक करेगा और वॉच करेगा। थिंक एंड वॉच करेगा, देखेगा और सोचेगा। उसके बाद आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बच्चा अब अमूर्त अवधारणा में आया। बच्चा अमूर्त और एक्टिव के जब बीच में आएगा तो उसने कन्वर्जिंग स्टेज में आया, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। यहां पे बच्चा क्या करेगा? यहां पे बच्चा सोचेगा और करेगा, थिंक एंड डू करेगा। थिंक एंड डू, यानी कि बच्चा सोचेगा और बच्चा करेगा। फिर बच्चा जब एक्टिव और कंक्रीट स्टेज के बीच में होता है तो भाई अब बच्चा क्या है? उसने काम को किया, उसको लगा कि हां जो मैंने सीखा है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो यहां पे देखो भाई, जैसा वो देख रहा था वैसा ही आत्मसात कर रहा था, कोई विदाउट एनी चेंज। लेकिन जब बच्चा एक्टिव स्टेज में आएगा तो वो जानकारी को बदलना चाहेगा, यानी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं
एकोमोडेट करेगा। क्या करेगा? एकोमोडेट करेगा, समायोजन करेगा, और यहां पे वो महसूस करेगा और फिर देखेगा, करेगा। फील एंड डू वाली स्टेज आप इसकी आएगी आपकी, कि महसूस किया मैंने कि नहीं, मेरी जानकारी में थोड़ा बहुत बदलाव की जरूरत है, और मैंने उस बदलाव को किया, यानी कि फील एंड डू, और इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेट करना। तो यही आपकी एक साइकिल ये चलती है। ऐसे बेटा ये आपकी एक साइकिल चलती है कि बच्चा सबसे पहले कंक्रीट स्टेज में होता है। कंक्रीट स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो वहां पे उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बच्चा सिर्फ चीजों को देखता है और महसूस करता है। जब वो कंक्रीट से रिफ्लेक्टिव स्टेज में आता है, जब वो रिफ्लेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट वाली स्टेज के बीच में होता है, तब वो चीजों को आत्मसात करता है, यानी कि चीजों को देखता है और सोचता है। फिर जब वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है तो वो चीजों को सोचता है और करता है। करने के बाद जब वो एक्टिव से और कंक्रीट के स्टेज में फिर से जाता है तो उसको वो महसूस करता है कि नहीं, मैंने जो सीखा इसमें तो थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। तब वो क्या करेगा? चीजों को एकोमोडेट करता है, यानी कि उनका समायोजन करता है। अब वो उसने महसूस किया कि इसमें चेंज करने की जरूरत है, तो उसने महसूस किया और फिर उसने किया। तो यानी कि एकोमोडेट में आता है आपका फील एंड डू। अब अगर हम लोग इसी चीज को और सिंपल तरीके से जानना चाहें, शुरुआत किससे हुई थी? फील से। एंड किससे हुआ है? फील से। तो आप समझो भाई बात को, कि कैसे समझोगे। देखो बेटा, इसको आप ऐसे और आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले क्या किया मैंने? फील। फील के बाद मैंने क्या किया? वॉच। सबसे पहले मैंने महसूस किया, महसूस करने के बाद मैंने देखा, देखने के बाद मैंने क्या किया? सोचा, सोचने के बाद मैंने क्या किया? सोचने के बाद मैंने किया, डू, और करने के बाद मैंने दोबारा से फिर से कुछ महसूस किया, यानी कि साइकिल शुरू हुई थी फील पे और आके फिर से खत्म हुई किस पे? फील पे। तो आज जब हम इसको अपनी पहली वाली स्टेज में है, फिर दूसरी वाली स्टेज में है, दूसरी से हम तीसरी स्टेज में आ गए, और तीसरी से हम फिर से अपनी चौथी स्टेज में आ गए। अब देखो ये कितना आसान है। जब हम फील एंड वॉच स्टेज में हैं तो यानी कि हम अपनी पहली स्टेज में हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? जहां पे हम कर रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? एसिमिलेशन, हमने आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद हमने क्या किया था? बताओ। अरे भैया कुछ तुम भी बताओ। हमने सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे अंदर थी। अभी आपको पीछे फिर से दिखा रहा हूं मैं, देख लो एक बार। क्या था? डाइवर्जेंट, फिर एसिमिलेशन, फिर कन्वर्जिंग। हमने कन्वर्जिंग थिंकिंग के बीच में हमने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन के बाद हम किस में आ गए? फिर से हम आ गए अपने एकोमोडेशन वाली स्टेज पे, हमने समायोजन किया, एकोमोडेशन। तो आई बात समझ में? तो ये थी आपकी कंप्लीट कोल्ब की साइकिल। सबसे पहले हमने चीजों को देखा, अनुभव किया, फील किया, महसूस किया, महसूस करने के बाद देखा, देखा करने के बाद सोचा, सोचने के बाद किया, किया करने के बाद फिर से सोचा कि क्या इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है, और फिर से आपका वो चीज हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जब ये इन दोनों स्टेजेस के बीच में होंगे फील एंड वॉच, फील एंड वॉच होगा तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, वॉच एंड थिंक में एसिमिलेशन, थिंक एंड डू में कन्वर्जन, कन्वर्जन डू और फील में आपका एकोमोडेशन आ जाएगा। तो इस चीज को बेटा याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें आपसे पूछेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ सकता है? 4 स्टेजेस पूछ सकता है। फिर आपकी ये लर्निंग साइकिल हो गई, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं, और उसके बाद ये आपकी 4 स्टेजेस हो गई। कोल्ब ने दिया था अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, 1984 में दिया था। टोटल 4 स्टेजेस बताई है इन्होंने। एक स्टेज के बाद हम दूसरी स्टेज को इसमें गैप भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी कोल्ब की लर्निंग साइकिल, जिसमें उन्होंने बताया बच्चा सबसे पहले चीजों को सीखता है, सीखने के बाद अपने ज्ञान में शामिल करता है, शामिल करने के बाद आप पे प्रयोग किया, यानी कि आप तक मैंने शेयर किया, शेयर करने के बाद जब वो चीज सही निकली तो मैंने उसका सामान्यीकरण कर लिया। उसके बाद आता है कोल्ब की लर्निंग स्टाइल। बच्चा सबसे पहले चीजों को महसूस करता है, महसूस करके देखता है, देखने के बाद वो देखने के बाद सोचता है, सोचने के बाद वो करता है, करने के बाद वो फिर से महसूस करता है। तो ये थी आपकी कंप्लीट कोल्ब साइकिल। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में, मैंने आपका टाइम ज्यादा नहीं लिया,
कम टाइम में आपको पूरी चीज देने की कोशिश की है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उनमें कमेंट करिए कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई। उसको हम लोग एक बार दोबारा से कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ चीजों को कैसे करना है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।